Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a very much important topic, male and female reproductive systems. Dear students, इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स और स्पर्मेटोजेनेसिस को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के डिफरेंट पार्ट्स और oogenesis को। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हम आगाज करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो डियर स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गोनेड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। गोनेड्स मीन अ पेयर ऑफ टेस्टिस, external genitalia, that is penis, a copulatory organ, and accessory glands, these are seminal vesicles, prostate glands and bulbourethral glands. ये ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो हम बारी बारी इनको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आगाज करते हैं गोनेड से। तो डियर स्टूडेंट्स, गोनेड्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल गोनेड्स टेस्टिस होते हैं जबकि फीमेल गोनेड्स ओवरीज होते हैं। इनमें फर्क यह है कि मेल गोनेड्स बॉडी से बाहर मौजूद होते हैं, लाई आउटसाइड द बॉडी, व्हाइल फीमेल गोनेड्स ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। उसके अलावा याद रखिएगा कि टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्क्रोटम। बॉडी के बाहर स्क्रोटम होता है जिसके अंदर ये इनक्लोज्ड होते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड के एग्जाम और इवन एमडी कैट में भी आया है कि टेस्टिस जिस सैक में प्रेजेंट होते हैं उसका नाम क्या है, तो दैट इज स्क्रोटम। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को गौर से देखिए। दिस इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस and they lie outside the body in a sac-like structure known as scrotum. तो this is known as scrotum. तो आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद देखिए, टेस्टिस के अंदर हाईली कन्वोल्यूटेड और कंप्लेक्स डक्ट सिस्टम होता है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इसके अंदर होती है। तो आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बार बार नाम सुनना है, अभी से ज़हन में बिठा लो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज अ हाईली कंप्लेक्स डक्ट सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। क्लियर? ये गौर से देखो, ये टेस्टी है। टेस्टिस के अंदर आपको हाईली कन्वोल्यूटेड और कंप्लेक्स डक्ट सिस्टम नजर आ रहा है। दिस इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ढेर सारी प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के अंदर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसके सर्टेन सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं और वो स्पर्मेटोगोनिया आगे स्पर्म्स बनते हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अमल से गुजरते हुए स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स, मैच्योर स्पर्म्स, स्पर्मेटोइड्स और स्पर्म्स बनते हैं। तो मैंने स्पर्मेटोगोनिया को इसलिए रेड कलर दिया है क्योंकि आगे स्पर्मेटोजेनेसिस का आगाज स्पर्मेटोगोनिया से होना है। और स्पर्मेटोगोनिया कहां मौजूद है? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो आपने ये तरतीब याद रखनी है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ट्यूब्यूल्स के अंदर वाली साइड पर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं और स्पर्मेटोगोनिया आगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल से गुजरता है। तो अभी से आपने ये बुनियाद अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। उसके बाद याद रखिएगा कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया के अलावा कुछ और सेल्स होते हैं जिनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। इनको नर्स सेल्स और सस्टेंटेकुलर सेल्स भी कहते हैं। तो आपने ये तीनों नाम याद रखने हैं। एमसीक्यूज में वो किसी भी नाम से एमसीक्यू दे देता है तो आपको अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। सो सर्टोली सेल्स आल्सो नोन एज नर्स सेल्स और सस्टेंटेकुलर सेल्स। उसके अलावा देखिएगा कि इनका फंक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सर्टोली सेल्स लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जो स्पर्म्स को लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो सर्टोली सेल्स की सिक्रीशंस स्पर्म्स को तीन तरह मदद करता है, नरिशमेंट फ्राहम करता है, प्रोटेक्शन फ्राहम करता है और लिक्विड मीडियम फ्राहम करता है। क्लियर? उसके अलावा याद रखिएगा कि सर्टोली सेल्स एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज इनहिबिन हार्मोन। ये आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसको अच्छे से नोट कर लो। इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्स सेल्स और सस्टेंटेकुलर सेल्स। इसका काम स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करना होता है, नॉर्मल रेट पे उसको रेगुलेट करता है। तो ये आपने सर्टोली सेल्स का याद रखना है। उसके अलावा याद रखिएगा कि जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल्स, इन दोनों की डेवलपमेंट और फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज नोन एज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। फीमेल के अंदर ये फॉलिकल की डेवलपमेंट काज करता है,
मेल के अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स और सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ये आपने पूरी तरतीब अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान कुछ सेल्स होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब ये है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान वाकई होते हैं। इनका एक और नाम भी है, इनको लिडिक सेल्स भी कहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। तो आपने सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया से इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स वो दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके ल्यूमन में और जर्मिनल एपिथेलियम में, जबकि इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर मौजूद होते हैं, उनके दरमियान मौजूद होते हैं। जैसा कि यहां पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, यहां पे देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इसके अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स मौजूद है, जबकि इनके बाहर ये लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद है। तो ये आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। क्लियर? उसके बाद इनका काम क्या है। इंटरस्टिशियल सेल डियर स्टूडेंट्स एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन आगे क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। तो टेस्टोस्टेरोन के दो काम है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और याद रखिएगा कि इंटरस्टिशियल सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज आईसीएसएच। जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करने के लिए एफएसएच सिक्रीट होता है, और इंटरस्टिशियल सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए आईसीएसएच सिक्रीट होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, बिकॉज आईसीएसएच स्टैंड्स फॉर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये वही हार्मोन है जो अगर फीमेल के अंदर हो तो उसे एलएच कहते हैं, मेल के अंदर हो तो इसे आईसीएसएच कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करें। तो ये आपने इनके रेगुलेशन भी याद रखनी है। एफएसएच और आईसीएसएच टेस्टिस पर आकर एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद याद रखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस को कहते हैं। इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्योंकि ह्यूमंस और दीगर मैमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ट्रांसफर करने होते हैं। तो उसके लिए जो ऑर्गन इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज पीनस। क्लियर? उसके बाद आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, दैट इज डक्ट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स डक्ट सिस्टम को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअलाइज किए बिना आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म याद नहीं हो पाएगी। तो आपने टेस्टिस के अंदर डक्ट सिस्टम को बड़ी तवज्जो के साथ कंसेप्चुअलाइज करना है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ये अच्छे से नोट कर लो। तो जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। अब फिर वहां से एक स्पर्म डक्ट है जिसको वैस डेफरन कहते हैं। ये मेन डक्ट है जो स्पर्म्स को यूरिथ्रा तक लेके आती है, यूरिनोजेनिटल डक्ट तक लेके आती है। इस वैस डेफरन को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ये अच्छे से नोट कर लो। इस स्पर्म डक्ट का जो इब्तिदाई हिस्सा है, जो प्रोक्सिमल पोर्शन है, दैट इज हाईली कन्वोल्यूटेड पोर्शन, एंड दिस हाईली कन्वोल्यूटेड पोर्शन इज नोन एज एपिडिडीमस। ये नोट कर लो। यानी एपिडिडीमस इज एक्चुअली अ प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का जो इब्तिदाई हिस्सा है जो हाईली कन्वोल्यूटेड है दैट इज एपिडिडीमस। आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये वैस डेफरन है जो आपको नजर आ रही है। इस वैस डेफरन का ये वाला जो इब्तिदाई हिस्सा है प्रोक्सिमल, इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड एंड इट इज नोन एज एपिडिडीमस। ये वो जगह है जहां पर स्पर्म स्टोर होते हैं और स्पर्म मैच्योर होते हैं। तो स्पर्म्स बनने के बाद वो एपिडिडीमस में आते हैं, यहां पर उनकी मैच्योरेशन और स्टोरेज होती है। तो एपिडिडीमस इज हाईली कन्वोल्यूटेड प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ वैस डेफरन। ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है। तो एपिडिडीमस के बारे में आपको पता चल गया, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स अकर्स इन एपिडिडीमस। उसके बाद याद रखिएगा कि इस वैस डेफरन का वो हिस्सा जहां पर सेमिनल वेसिकल्स अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करता है, उस हिस्से को इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद स्पर्म्स को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है यूरिथ्रा में। सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मेल के अंदर
यूरिथ्रा यूरिन और सीमन दोनों के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। फीमेल के अंदर अलग अलग होता है यूरिन और सीमन की ट्रांसपोर्ट, जबकि मेल के अंदर यूरिथ्रा यूरिन और सीमन दोनों के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी वजह से मेल यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये यूरिन और सीमन दोनों के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये भी नोट कर लो। तो आप लोग इस डायग्राम को अगेन गौर से देखो। ये टेस्टिस, इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके अंदर स्पर्म्स मर रहे हैं, वो आकर एपिडिडेमस में मैच्योर हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। फिर ये वैस डेफरन उनको लेकर आ रही है। यहां पे इजैकुलेटरी डक्ट, यहां पर सेमिनल वेसिकल्स अपनी सिक्रीशंस इसके अंदर भेज रही हैं और ये आगे फिर यूरिथ्रा के अंदर दाखिल होता है। और ये यूरिथ्रा जो आपको नजर आ रहा है, ये यूरिथ्रा इधर ब्लेडर से यूरिन ले रहा है और वैस डेफरन से सीमन ले रहा है और फिर यूरिथ्रा से ये बॉडी से बाहर डिस्चार्ज आउट हो जाते हैं। तो आपने ये डक्ट सिस्टम अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर मेरे बेटे? अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो ग्लैंड्स कौन कौन से एसोसिएटेड है। 3 तरह के ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्योंकि टेस्टिस भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो आप टेस्टिस को भी ग्लैंड तस्वुर कर सकते हैं। तो इस एतबार से 4 ग्लैंड्स हुए। तो टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, यहां पर आपको ये सेमिनल वेसिकल्स नजर आ रही हैं जो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये ब्लेडर के बिल्कुल नीचे। उसके बाद ये कॉर्पस ग्लैंड्स जिनको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने ये 3 ग्लैंड्स टेस्टिस के अलावा अच्छे से याद रखने, सेमिनल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड देन कॉर्पस ग्लैंड्स जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्लियर? अब हम इन एक एक ग्लैंड्स को देखते हैं कि ये क्या क्या सिक्रीट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? स्पर्म प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सेमिनल वेसिकल्स को देखिए। ये सेमिनल वेसिकल्स आपको नजर आ रही हैं, ये क्या करती हैं? सेमिनल वेसिकल्स एक अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं और उस अल्कलाइन फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है? फ्रुक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड और एक कोगुलेटिंग एंजाइम होता है जिसको वेसिकुलेज कहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रेशंस के अंदर ये वाली चीजें मौजूद होती हैं। क्लियर? उसके बाद याद रखिएगा कि ये कुछ और सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करते हैं जो स्पर्म मोटिलिटी को इनहांस करते हैं, क्योंकि स्पर्म्स का मोटाइल होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि उन्होंने एक तो यहां पर स्पर्म डक्ट के अंदर मूव करते करते डिस्चार्ज होना होता है और फिर आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस को क्रॉस करते हुए आगे फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट तक जाना होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअली सेमिनल वेसिकल कुछ और सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करते हैं जो स्पर्म मोटिलिटी को इनहांस करते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स ये अपने याद रख लेना। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये आपको नजर आ रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन सर्कल्स द यूरिथ्रा जस्ट बिलो द ब्लेडर। ये देखो, ये ब्लेडर है, इसके नीचे ये यूरिथ्रा है और ये उसको सराउंड कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? इनकी सिक्रेशन मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है। उसके अलावा उसके अंदर सिट्रेट मौजूद होता है न्यूट्रिएंट के तौर पे और उसके अलावा सेवरल एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्लियर? उसके बाद आपने लास्ट ग्लैंड देखना है, दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड इट इज आल्सो नोन एज कॉर्पस ग्लैंड। तो ये क्या सिक्रीट करता है? ये दो चीजें, एक म्यूकस और एक अल्कलाइन फ्लूइड, और ये भी यूरिथ्रा में। याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड ये दोनों अपनी सिक्रीशंस यूरिथ्रा में सिक्रीट कर रहे हैं, जबकि सेमिनल वेसिकल्स ये वैस डेफरन का आखिरी हिस्सा जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं वहां पर सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा देखिएगा, जो बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है वो यूरिथ्रा के अंदर यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में भी इस्तेमाल होता है। इधर से यूरिन आ रहा है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बल्बोयूरेथ्रल का सिक्रीट किया हुआ फ्लूइड उसके न्यूट्रलाइज करता है। ओके मेरे बेटे, अब आगे चलते हैं। अब हम उस इंपॉर्टेंट फंक्शन पे आते हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्म्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। अगेन देखो, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि आपने स्पर्मेटोगोनिया को अच्छे से याद रखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोगोनिया।
स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज इंक्रीज करते हैं और फिर डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोटिक डिवीजन से गुजरते हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो याद रखिएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोगोनिया ये दोनों डिप्लाइड है, इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद अभी पूरी है। तो आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं ये हैप्लाइड हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज में कि इनमें डिप्लाइड कौन से सेल्स हैं और हैप्लाइड कौन से सेल्स हैं। तो आपको पता है मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, उसके नतीजे में जो सेल्स बनते हैं वो हैप्लाइड होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये डिप्लाइड हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोटिक डिवीजन होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो वो हैप्लाइड है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे मियोसिस 2 से गुजरते हुए स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, वो भी हैप्लाइड है। और फिर स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होकर मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं। तो अपनी तरतीब याद रखनी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स फिर डिफरेंशिएट होकर मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं। क्लियर? आप इस डायग्राम को गौर से देखो, ये आपको स्पर्मेटोगोनियम नजर आ रहा है, ये भी डिप्लाइड है। ये देखो इसमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये भी डिप्लाइड है, अच्छे से नोट कर लो। इसके अंदर मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हैप्लाइड सेल बन गए। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये हैप्लाइड है। और फिर मियोसिस 2 हुई तो उसके नतीजे में ये जो स्पर्मेटिड्स बने ये भी सारे के सारे हैप्लाइड है। और फिर हर स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर मैच्योर होकर स्पर्म्स, मैच्योर स्पर्म्स बन गए। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स वो कुछ एमसीक्यू पूछ लेते हैं। वो पूछ लेते हैं जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड में किस तरीके से होते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे देखो ये 46 है, इसके अंदर 23 है, इसके अंदर भी 23 है। तो इनकी रेशो क्या बनी? 2:1:1। तो क्रोमोसोम की रेशो क्या बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स में? 2:1:1। लेकिन वो एक एमसीक्यू पूछते हैं कि इनके अंदर डीएनए की अमाउंट की रेशो क्या है। तो वो डिफरेंट रेशियोज दे देते हैं। तो याद रखिएगा कि जो डीएनए की अमाउंट की रेशियो है वो ये है 4:2:1। यानी इसके अंदर जितने अमाउंट ऑफ डीएनए है उसकी आधी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और इसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ डीएनए है उसकी आधी स्पर्मेटिड्स में। तो ये रेशियो बनती है 4:2:1। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 2:1:1 बनते हैं। तो ये आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए ये अच्छे से नोट कर लेना एमसीक्यूज के एतबार से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये जो मैच्योर स्पर्म बन गए, अब इन्होंने उस डक्ट सिस्टम के अंदर जाना है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रांसफर किए जाएंगे वास डेफरन में। वास डेफरन के इब्तिदाई हिस्से एपिडिडीमस में, जहां पर ये स्टोर और मैच्योर होंगे। फिर उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट में, और वहां से ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आपने ये तरतीब याद रखनी है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, एपिडिडीमस में स्टोर हुए। जब उन्हें आगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशंस भी उन स्पर्म्स के अंदर ऐड कर दी। तो जब वो सिक्रीशंस भी ऐड हो गई तो स्पर्म्स और सिक्रीशन के मिक्सचर को सीमन कहते हैं। ये एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सीमन, ये नोट कर लो। सीमन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स के सिक्रीशन और स्पर्म्स के स्टिकी मिक्सचर को सीमन कहते हैं। तो इस सीमन को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। क्लियर मेरे बेटे? तो स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छे तरीके से नोट कर लो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगेन इस डायग्राम को देख लीजिए। ये टेस्टिस, एपिडिडीमस, और देन ये वास डेफरन से होते होते आगे यूरिथ्रा, और यहां से बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Dear students, female reproductive system consists of gonads, oviducts, uterus and vagina.
तो ये डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये ओवरीज है, फीमेल गोनेड्स मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के अंदर होते हैं, टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होते हैं। उसके बाद ये ओविडक्ट, ये डक्ट है जो ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ती है, ये यूट्रस है, और ये बर्थ कनाल या वजाइना है। तो इनको हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं फीमेल गोनेड से। तो डियर स्टूडेंट्स, फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज, ये आपको नजर आ रही हैं, दे आर प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी, ये ओवरीज है, ओवल शेप्ड, ये चूंकि इनकी शेप ओवाइड है, ओवल शेप है, तो इसी मुनासिबत से इनको ओवरी कहा जाता है। ये ओवा प्रोड्यूस करती हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा ये एग प्रोड्यूस करती हैं, ओवा प्रोड्यूस करती हैं। याद रखिएगा ओवरीज पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज के अंदर टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ये अच्छे से नोट कर लो, आपने एफएसएच का नाम पढ़ा था ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि ओवरीज के अंदर आकर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। वो फॉलिकल्स क्या है? दे आर टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन ओवरीज। क्लियर? ओवरी के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और हर फॉलिकल के अंदर एक इनमेच्योर एग होता है जिसको oocyte कहते हैं, जिससे आगे एग बनना होता है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। जैसे उधर स्पर्मेटोगोनिया थे और वो आगे ल्यूमन के अंदर स्पर्म्स बन रहे थे, यहां पर ल्यूमन के अंदर नहीं बल्कि फॉलिकल के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। क्लियर? तो ये अपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना। उसके बाद याद रखिएगा कि जब oogenesis हो जाती है तो उसके बाद उस oocyte को रिलीज करना, यानी ओवरी से oocyte का रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में आ जाना, इस अमल को ओवुलेशन कहते हैं। तो रिलीज ऑफ oocyte फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। उसके बाद जी स्टूडेंट्स, ओविडक्ट्स को देखिए। ओविडक्ट्स को फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, इनको यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये डक्ट जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कर रही है, दिस इज नोन एज यूट्राइन ट्यूब, आल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब एंड आल्सो नोन एज ओविडक्ट्स। ओके मेरे बेटे? इट इज द पैसेज वे थ्रू विच द ओवम passes फ्रॉम द ओवरीज टू यूट्रस। ये वो पैसेज वे है जिसके थ्रू ओवम ओवरी से यूट्रस तक पहुंचता है। एग को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाने के लिए ओविडक्ट्स इस्तेमाल होती है। और ओविडक्ट ही वो जगह है, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट वो हिस्सा है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। स्पर्म्स वजाइना सर्वेक्स यूट्रस से होता होता ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट तक पहुंचता है और ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ये भी नोट कर लो। सो ओविडक्ट, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज अ साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। ओके? उसके अलावा एक और चीज याद रखें कि ये फिमरे, ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही है। ये ओविडक्ट का जो एंड है दैट इज नोन एज फिमरे। इनका काम होता है ओवुलेशन के दौरान ओवम को कैच करना और वो आगे उसको यूट्रस तक पहुंचाना। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो को आगे मुंतकिल करना, अदरवाइज एग को। तो ये फिमरे के अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यूट्रस को देखिए। यूट्रस या इसको वॉर्म भी कहते हैं, बच्चादानी या रहम भी कहते हैं। इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, दिस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन नोन एज यूट्रस। इसकी शेप इन्वर्टेड पीयर की तरह की होती है। अगर आप इसकी शेप को ऐसे देखो तो ये इन्वर्टेड पीयर शेप है। इसके तीन पोर्शन है, एक इसका ऊपर वाला हिस्सा जिसको फंडस कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज फंडस, और एक इसका ये मेन हिस्सा जिसको बॉडी कहते हैं, ये यूट्रस की बॉडी है, और एक इसका एंड जो वजाइना और यूट्रस के दरमियान है, दिस इज सर्वेक्स। ये आपको सर्वेक्स नजर आ रहा है। सो वजाइना ओपन्स इनटू यूट्रस थ्रू सर्वेक्स। क्लियर? उसके अलावा याद रखिए कि ओविडक्ट यूट्रस को कहां पे ज्वाइन करती है? जस्ट बिलो द फंडस। क्लियर? उसके बाद सर्वेक्स इज अ नैरो एंट्रेंस टू द यूट्रस फ्रॉम वजाइना। वजाइना से यूट्रस में एंटर होने के लिए एक नैरो ओपनिंग है, दिस इज नोन एज सर्वेक्स। इस सर्वेक्स के अंदर बाजुकात प्लग ऑफ म्यूकस है जो इसको ब्लॉक किए रखती है। तो ये आपने यूट्रस के हवाले से याद रखना। उसके अलावा जो यूट्रस की वाल है, इसकी डिफरेंट लेयर्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। यूट्रस की वाल डियर स्टूडेंट्स तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। पेरीमेट्रियम, मीट्रियम, ये सबसे बाहर वाली लेयर है। देन मायोमीट्रियम जो मिडल लेयर है,
और देन एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है। तो आपने देखना है कि पेरीमेट्रियम के हवाले से याद रखिएगा, इट इज द आउटर मोस्ट थिन कवरिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की सबसे बाहर वाली लेयर है, दिस इज पेरीमेट्रियम। इसका बस इतने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम ये मस्कुलर लेयर है, यानी इसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मायोमेट्रियम है, इसके अंदर स्मूथ मसल्स है, यानी जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, पार्चुरेशन हो रही होती है, तो उस वक्त मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो बेसिकली मायोमेट्रियम के मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? तो ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान, जिसके नतीजे में मदर बॉडी से बेबी को एक्सपेल किया जाता है, उसकी बर्थ होती है, उसकी डिलीवरी होती है। क्लियर? उसके बाद एंडोमेट्रियम, ये इनर मोस्ट है, जहां पर प्लेसेंटा बनता है, जहां पर एम्ब्रियो आकर कंसीव होता है, इंप्लांट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट स्पंजी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये वो जगह है जहां पर एम्ब्रियो आकर इंप्लांट हो रहा है और बाद में प्लेसेंटा डेवलप होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू रिसीव, रिटेन एंड नरिश अ फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी एम्ब्रियो को नरिश करना, रिटेन करना और रिसीव करना, ये एंडोमेट्रियम का काम है। तो आपने ये तीनों लेयर्स को अच्छे से याद रख लेना है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अब इसमें अमूमन वो पूछ लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन आकर कौन सी लेयर पर एक्ट करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीटोसिन यूट्रस की वाल में कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन किस में होगी? मस्कुलर लेयर में, दैट इज मायोमेट्रियम। तो वो मिडल लेयर पर आकर एक्ट करेगा। या वो पूछ सकता है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन कहां पर आकर एक्ट करते हैं, तो वो आकर एंडोमेट्रियम पे एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से याद रखना। अब आ जाए डिस्टेंस वजाइना। वजाइना इज अ थिन वॉल लॉन्ग ट्यूब, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सो दिस पोर्शन इज नोन एज वजाइना। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्वक्स टू बॉडी एक्सटीरियर, सर्वक्स से लेके आउटसाइड द बॉडी, यहां तक ये जो पूरी बर्थ कैनाल है, इसको वजाइना कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो इन्फेंट की डिलीवरी हो रही है उसको पैसेज वे फ्राहम करती है। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो मेंस्ट्रुएशन होती है, जो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होती है, वो भी यहां से गुजर के बॉडी से बाहर एलिमिनेट होती है, इजेक्ट की जाती है। क्लियर? तो वजाइना के हवाले से ये आपने याद रखना। और वजाइना का जो आउटर पार्ट है, जिसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, उसको कलेक्टिवली वल्वा भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अब हम देखते हैं कि oogenesis किस तरह होती है। oogenesis ओवरी के अंदर होती है, ये अच्छे तरीके से हमें पता है। और याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपकी किताब के अंदर ये मेंशन नहीं है कि oogenesis में जो उगोनिया बनते हैं सबसे पहले, जैसे उधर स्पर्मेटोगोनिया थे, यहां पर उगोनिया है, और उगोनिया डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। उधर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते थे, यहां पर उगोनिया माइटोटिकली डिवाइड होके माइटोटिकली डिवाइड हो गई। ये अच्छे से नोट कर। और ये प्रोसेस बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, फीमेल के अंदर बर्थ से पहले ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। ये नोट कर लो अच्छी तरीके से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेकिन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होनी है, मियोसिस होना है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और वो प्रोसेस मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पर जाकर रुक जाता है। ये नोट कर लो, प्राइमरी oocyte बन गए, प्राइमरी oocyte को फॉलिकल सेल्स ने इनक्लोज कर लिया। ये भी हमने पढ़ा कि फॉलिकल सेल्स इनक्लोज कर लेते हैं प्राइमरी oocyte को। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस का अमल शुरू हो गया, लेकिन मियोसिस के पहले स्टेप प्रोफेज 1 पर ही वो प्रोसेस रुक गया। तो जब तक अब पुबर्टी नहीं होगी, प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 पर अरेस्ट रहेंगे, ये प्रोसेस वहीं पर रुका रहेगा। ये याद रख लो, बर्थ से पहले प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 तक पहुंच गए, तो ये प्रोसेस अब पुबर्टी तक रुका रहेगा। पुबर्टी के बाद अब क्या होगा? आफ्टर पुबर्टी प्राइमरी oocyte अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेंगे। और याद रखिएगा, प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 से गुजरते हैं तो उसके नतीजे में 2 सेकेंडरी oocyte नहीं बनते, बल्कि एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। ये नोट कर लो अच्छे से। स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पर इनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। अनइक्वल डिवीजन साइटोप्लाज्म होने की वजह से एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। क्लियर मेरे बेटे? अब अगली चीज याद रखिए, अब मियोसिस 2 में देखो। मियोसिस 2 में आगे
जब ओवम बनने, एग बनने, तो सेकेंडरी ओसाइट जब मियोसिस 2 में जाएगा तो वो अगेन मेटाफेज 2 पर जाकर प्रोसेस रुक जाएगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है। बर्थ से पहले प्राइमरी ओसाइट कहां रुके थे? प्रोफेज 1 पे। और पुबर्टी के बाद जब oogenesis का अमल आगे बढ़ा तो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पर जाकर सेकेंडरी ओसाइट रुक गया। तो ये तब तक रोका रहेगा जब तक स्पर्म आकर इसे फर्टिलाइज नहीं करता। क्लियर? और ये oocyte ही रिलीज होकर, यानी जो ओवुलेशन हो रही है वो बेसिकली सेकेंडरी oocyte की हो रही है, वो आकर ओविडक्ट में आएगा। ओविडक्ट में जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब तक वो मेटाफेज 2 पर रुका रहेगा। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर आगे मेटाफेज 2 से गुजर के वो ओवम और एग बनाएगा। ये आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना। क्लियर? आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये आपके पास oocyte है। ये कैसे बना? ओगोनियम से, और ये बिफोर बर्थ बन गया और इनको फॉलिकल सेल्स ने इनक्लोज भी कर लिया। ये प्रोसेस कहां पे आके रुक गया? प्रोफेज 1 पे। यानी यहां तक का प्रोसेस बर्थ से पहले मुकम्मल हो चुका। फॉलिकल सेल्स ने इनको इनक्लोज कर लिया। पुबर्टी के बाद ये प्रोसेस आगे हुआ, मेटाफेज 1 हुई, एनाफेज 1 हुई, और यहां पे देखो अनइक्वल डिवीजन हो रही है। एक तरफ साइटोप्लाज्म ज्यादा है, एक तरफ कम है। एक तरफ सेकेंडरी oocyte बना है और एक तरफ पोलर बॉडी बनी है। ठीक होगी बात? अब ये सेकेंडरी oocyte फर्दर प्रोसेस की तरफ जाएगा तो मेटाफेज 2। अब मेटाफेज 2 पर आकर अगेन ये प्रोसेस रुक गया जब तक यहां स्पर्म नहीं आ जाता। ये देखो स्पर्म आ रहा है। अगर स्पर्म नहीं आता तो ये प्रोसेस मेटाफेज 2 तक जाके रुक जाएगा और फिर स्पर्म आकर जब फर्टिलाइज करेगा तो आगे एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस होगी। अगेन यहां पर अनइक्वल साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। तो एक तरफ ये ओवम यानी जाइगोट बन जाएगा और एक तरफ सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। तो इस तरीके से oogenesis का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की निस्बत कदरे कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। और ये ओवम फिर आगे फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है और आकर यूट्रस की मायोमीटियम के साथ इंप्लांट होता है और आगे फर्दर डेवलपमेंट होती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। इसमें आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बड़ी डिटेल के साथ समझा। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी होती है, oogenesis कैसी होती है, आपने इसको बार बार सुनना है, बार बार समझना है। एमडीकैट के हवाले से और आपके अपने एनुअल एग्जाम्स के हवाले से इन लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तीनों तरह के फॉर्मेट्स में आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ अगले लेक्चर में हाजिर होते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।